जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारत का स्वदेशी तेजस मार्क 1 फाइटर जेट अब और ज्यादा ताकतवर हो गया। दरअसल हाल ही में इसकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जो बताती है कि अब ये फाइटर जेट अपने बाहरी पंखों पर 2 ASRAAM मिसाइलों को डिप्लॉय कर सकता है, वो भी अपने डुअल रेल लॉन्चर के जरिए। और अभी तक केवल ये एक ही ASRAAM मिसाइल ले जाने में सक्षम था, लेकिन अब एक ही पंख पर 2 मिसाइलें लगाई जा सकती है। मतलब मारक क्षमता अब दोगुनी हो गई है। यानी कि यहाँ पर कुल मिलाकर कह सकते हैं कि तेजस मार्क 1 अब ज्यादा हथियार ले जा सकता है और दुश्मनों के कई टारगेट्स को एक साथ निशाना बना सकता है। और तेजस मार्क 1 एयर टू एयर लड़ाई में अब और ज्यादा घातक बन जाएगा। ये मिसाइलें इसके डुअल रैक पाइलॉन पर लगाई गई हैं, यानी कि पंख के नीचे 2 मिसाइलें एक साथ फिट की गई हैं। वही दोस्तों, भारत की एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी आई थिंक जिसका नाम अस्त्रा माइक्रोवेव है, वो 2026 से तेजस मार्क 1 फाइटर जेट के लिए उत्तम ISR रडार की पहली खेप देना शुरू कर देगी और लगभग 33 स्वदेशी उत्तम रडार दिए जाएंगे। ये रडार तेजस मार्क 1 के 41वें यानी कि 41वें विमान से शुरू होकर लगाए जाएंगे। और आप सबको मालूम है कि पहले जो 40 तेजस मार्क 1 हैं उनमें इजरायली ELM-2052 रडार लगे होंगे ताकि शुरुआती जरूरतों को पूरा किया जा सके। उत्तम ISR रडार जिसमें कि 912 ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल्स हैं, इसके जरिए फाइटर जेट मल्टी मोड ऑपरेशंस कर सकता है। इसे एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक करने की क्षमता बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक बीम स्टीयरिंग है, इसके साथ ही साथ दोस्तों इसमें इलेक्ट्रॉनिक बीम स्टीयरिंग है। लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट है, यानी कि दुश्मन के रडार से ये छिप सकता है। यानी कि तेजस मार्क 1 की बेहतर टारगेटिंग, ट्रैकिंग और लड़ाई की क्षमता बढ़ जाएगी। उत्तम ISR रडार इसे और ज्यादा घातक बना देगा और इसी रडार को तेजस मार्क 2 और AMCA प्रोजेक्ट्स पर भी लगाया जाएगा। इस रडार का डिजाइन मॉडुलर है, यानी कि दूसरे एयरक्राफ्ट पर भी आसानी से इसे लगाया जा सकता है। वहीं दोस्तों, DRDO और भारत फोर्स की सहायक कंपनी कल्याण स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड के द्वारा बनाई गई 5.56 × 45 mm क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन को भारतीय सेना के एक बड़े टेंडर प्रोसेस में चुना गया है। ये टेंडर करीबन 2000 करोड़ रुपए का है और अब तक सबसे बड़ा ऑर्डर है जो कि किसी भारतीय डिजाइन की गई और देश में बने वेपन सिस्टम को मिला है। यहाँ पर दोस्तों CQB कार्बाइन काफी जरूरी हो जाती है भारतीय सेना के लिए, क्योंकि भारतीय सेना अभी भी 9 mm स्टेर्लिंग कार्बाइन का इस्तेमाल करती है जो कि अब आउटडेटेड होती जा रही है। ऐसे में भारतीय सेना को नई कार्बाइन की जरूरत थी जो कि मॉडर्न क्लोज कॉम्बैट, काउंटर इंसर्जेंसी और अर्बन ऑपरेशन में बेहतर तरीके से काम कर सके। DRDO भारत फोर्स की CQB कार्बाइन की कई सारी खासियतें हैं, जैसे कि इसका मॉडर्न डिजाइन है, हल्का है, छोटा है और आसानी से हैंडल किया जा सकता है। इवन इसमें पिकेटनी रेल सिस्टम लगाया गया है, जिससे कि इस CQB कार्बाइन में रेड डॉट साइट, लेजर और अन्य जो अटैचमेंट्स हैं उन्हें जोड़ा जा सकता है। और ये 5.56 × 45 mm नाटो स्टैंडर्ड के राउंड्स को दागती है। मतलब साफ है कि इसकी रेंज भी ज्यादा होगी और पेनिट्रेशन करने की क्षमता भी ज्यादा होगी। हर मौसम में ये काम कर सकती है और इसको मेंटेन करना भी काफी आसान है, वो भी सस्ते में। इससे पहले दोस्तों इस टेंडर में फॉरेन कंपनियां थी, जैसे कि इजराइल की IWI और अमेरिकी कंपनियां। लेकिन 2020 में दोस्तों भारत सरकार की तरफ से कुछ पॉलिसीज को चेंज किया गया और IDDM यानी कि इंडियन डिजाइन, डेवलप एंड मैन्युफैक्चर्ड हथियारों को खरीदे जाने को प्राथमिकता दी गई। इसी के बाद भारत फोर्स और DRDO की इस कार्बाइन को मौका मिला है। कठोर परीक्षणों के बाद कार्बाइन सबसे किफायती और L1 साबित हुई है। यहाँ पर कम से कम 3.5 लाख कार्बाइन खरीदी जानी है। ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि भारत अब सिर्फ आयात नहीं करेगा बल्कि अपने आधुनिक हथियारों को खुद बनाएगा और एक्सपोर्ट भी करेगा। सेना को आधुनिक हथियार मिल रहे हैं, देश को टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता और इवन रोजगार भी मिल रहा है और ये भारत के लिए दोस्तों एक बहुत ही बड़ा मौका भी है, खास करके डिफेंस प्रोडक्शन में। दोस्तों, हाल ही में DRDO की एक टीम ने जर्मनी के म्यूनिख के पास एक यूरोड्रोन फैक्ट्री का दौरा किया दोस्तों, और ये विजिट भी तब की गई है जब हाल ही में यूरोड्रोन मिल UAV प्रोग्राम में भारत एक ऑब्जर्वर कंट्री बना है। बकायदा यहाँ पर DRDO की टीम को इस आधुनिक ड्रोन की क्षमता एवं तकनीकी क्षमताओं के बारे में भी बताया गया। यहाँ पर इंडियन आर्म फोर्सेस को करीबन 97 मेल ड्रोन्स की सख्त जरूरत है। ऐसे में दोस्तों इस प्रोग्राम में भारत का केवल ऑब्जर्वर देश बना रहना ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में यूरोड्रोन की दोस्तों काफी सारी खासियतें हैं, जैसे कि ये एक डुअल टर्बोप्रॉप इंजन वाला मेल UAV है और ये I-STAR मिशन कर सकता है, यानी कि इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, टारगेट एक्विजिशन और रिकॉग्निशंस। इसके अलावा इसकी पेलोड क्षमता है 2300 किलोग्राम की। इसमें EO/IR सेंसर, SAR रडार, सिग्नेट और गाइडेंस हथियार ले जाने की क्षमता भी है। इसमें जनरल इलेक्ट्रिक का कैटालिस्ट इंजन लगाया गया है। इवन ये सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन कर सकता है, स्टेल्थ फीचर्स है, खराब मौसम में भी ऑपरेट हो सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की ये जो यात्रा है, यानी कि DRDO की टीम की यात्रा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कोड डेवलपमेंट और डिजाइन फिलॉसफी को समझने के लिए थी, जिसका इस्तेमाल भारत अपने रुस्तम 2, आर्चर NG और भविष्य के मेल UAV प्रोजेक्ट्स में कर सकता है। मतलब भारत को यहाँ से कुछ टेक्नोलॉजिकल ज्ञान मिल सकता है जिसे कि भारत अपने इन प्रोजेक्ट्स पर लगा सकता है। हालांकि यहाँ पर भारत ने कोई आधिकारिक निर्णय नहीं लिया है कि हम इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं या नहीं होते, लेकिन इवन भारत को यहाँ पर
एक ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में काफी कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों यूरोड्रोन का जो पहला प्रोटोटाइप है वो 2027 में अपनी पहली उड़ान करेगा। हालांकि भारत को यहाँ पर यह चीज समझनी होगी, क्या भारत को इस प्रोग्राम में शामिल होकर को डेवलपमेंट और इसकी इनिशियल प्रोडक्शन की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, या फिर केवल ऑब्जर्वर के रूप में तकनीक समझनी चाहिए जिनका इस्तेमाल अपने खुद के यूएवीज पर किया जा सकता है। बहुत चीजें हैं दोस्तों, आत्मनिर्भर बनने के लिए तो हमें ये सब चीजें एक्सेप्ट भी करनी पड़ेंगी। इवन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि यूरो ड्रोन प्रोजेक्ट्स में किस किस तरीके की टेक्नोलॉजीज को शामिल किया जा रहा है, भविष्य को देखते हुए यहाँ पर क्या क्या चीजें इसमें हो सकती हैं। तो सेम चीजें अगर हम अपने खुद के ड्रोन्स पर यूज करते हैं तो डेफिनेटली हमें इसका बड़ा फायदा मिलेगा। वहीं दोस्तों डीआरडीओ की आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट और आगरा की एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट मिलकर इंडियन एयरफोर्स के लिए एक सौर ऊर्जा से चलने वाला स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप बना रहे हैं। और ये एयरशिप 17 से 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर हफ्तों या महीनों तक उड़ सकता है। इसमें सोलर पैनल लगे होंगे जो दिन में बिजली बनाते हैं। इसमें सोलर पैनल लगे होंगे जो कि दिन में बिजली बनाएंगे। ये बिजली बैटरी में स्टोर होती है जिससे कि रात में भी एयरशिप उड़ता रहेगा। इसे जमीन पर बार बार आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि कम लागत में लंबे समय तक भारत निगरानी कर सकता है। इवन दोस्तों इसका एक और बड़ा फायदा मिलेगा, जहां एक तरफ सैटेलाइट्स एक फिक्स ऑर्बिट में घूमती है और हर समय एक जगह को नहीं देख सकती। इवन ड्रोन और अवाक्स की जो उड़ान की सीमा है वो भी कम होती है, लेकिन ये एयरशिप एक ही जगह पर महीनों तक रह सकता है, यानी लगातार निगरानी कर सकता है। और हाल ही में 3 मई 2025 को मध्य प्रदेश में इसका पहला सफल परीक्षण भी हुआ। ये एयरशिप 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचा और 62 मिनट तक उड़ान भरता रहा। इसमें लगे सेंसर्स ने कई जरूरी डेटा भी रिकॉर्ड किया है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये एयरशिप भारत को और भी बड़े फायदा देगा। ये न केवल दुश्मनों की जानकारी इकट्ठा करेगा लंबे समय तक, बल्कि दुश्मनों की तरफ से क्रूज मिसाइल या उनके स्टेल्थ फाइटर या फिर स्वार्म ड्रोन्स जैसे खतरों का भी बहुत तेजी से पता लगा सकता है। इसमें लगे थर्मल और रडार सेंसर्स दुश्मनों की हरकतों की जानकारी देते रहेंगे। इवन दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स को रियल टाइम डेटा भी मिलता रहेगा। और इस एयरशिप में दोस्तों मिनिएचर इलेक्ट्रॉनिक्स और हाई एफिशिएंसी वाले सोलर पैनल लगे हैं। मतलब साफ है कि डीआरडीओ का ये एयरशिप भारत की निगरानी क्षमता को बढ़ाएगा। ये एक सस्ता, टिकाऊ और बेहद इफेक्टिव प्लेटफॉर्म रहने वाला है। वहीं दोस्तों पेरिस एयर शो के दौरान भारत और फ्रांस ने मिलकर राफेल मरीन प्रोग्राम की एक औपचारिक शुरुआत की है। और आपको मालूम है कि भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन विमान खरीदे जाएंगे, जिसमें कि 22 सिंगल सीटर यानी कि कैरियर ऑपरेशनल होंगे और 4 डुअल सीटर यानी कि ट्रेनिंग के लिए। ये डील आप सबको मालूम है कि करीबन 63,887 करोड़ रुपए की है और इनकी डिलीवरी 2028 से 2030 के बीच होगी। इवन इस पूरी डील में ट्रेनिंग, सिमुलेटर, वेपन्स, 5 साल का लॉजिस्टिक सपोर्ट, इवन इंडियन एयरफोर्स के राफेल फ्लीट के लिए एक्स्ट्रा जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी शामिल है। और इवन दोस्तों राफेल फ्यूजलाज प्रोडक्शन फैसिलिटी और एमआरओ भारत में स्थापित किया जाएगा। इसमें इंजन, सेंसर, हथियारों की मरम्मत की सुविधा होगी। इवन भारत में हजारों नौकरियां भी जनरेट होंगी और एमएसएमईज को यानी कि जो छोटे इंडस्ट्रीज हैं उन्हें भी बढ़ावा मिलेगा। राफेल मरीन में दोस्तों अस्त्र मार्क 1 और मार्क 2, इसके अलावा नेसम एमआर यानी कि नेवल एंटीशिप मिसाइल मीडियम रेंज को भी इंटीग्रेट किया जाएगा। वहीं दोस्तों पाकिस्तान के नेता बिलावल भुट्टो ने एक चेतावनी भारत को दी है। उसने कहा है कि अगर भारत बातचीत के लिए तैयार नहीं होता तो पाकिस्तान फिर से जंग करेगा और भारत की 6 नदियां उनकी होंगी। ये बयान दोस्तों आप समझ सकते हैं काफी उकसावे वाला और भड़काऊ है, जो कि भारत पाकिस्तान के बीच फिर से एक जंग का माहौल क्रिएट कर सकता है। और इवन भारत साफ तौर पर कह चुका है कि भारत अपनी इंटीग्रिटी, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं करने वाला। आपको बता दूं कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि इंडस वाटर ट्रीटी अब कभी बहाल भी नहीं होगी। उन्होंने ये बयान पाकिस्तान के लगातार उकसावे वाली गतिविधियों और आतंकवाद को समर्थन देने के बाद दिया है। यहाँ पर दोस्तों कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भारत अगर इंडस वाटर ट्रीटी को बहाल नहीं करता तो पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर और पीने का पानी है उसका बड़ा संकट हो जाएगा। बाकायदा पाकिस्तान को इससे बहुत बड़े नुकसान होने शुरू हो जाएंगे। वहीं डीआरडीओ के प्रमुख डॉक्टर समीर कामत ने कहा कि भारत सरकार LCA Mark II के 7 स्क्वाड्रन्स यानी कि 126 फाइटर जेट्स पर विचार कर रही है और इन सभी की डिलीवरी 2033 से 34 तक पूरी होने की उम्मीद है। तब तक AMCA का प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर वाकई में 2034 तक कुल 300 फाइटर जेट्स शामिल हो जाते हैं, जैसे कि 83 LCA Mark 1A, 97 LCA Mark II, 126 AMCA के शुरुआती बैच अगर मिल जाते हैं तो ये इंडियन एयरफोर्स की ताकत को डेफिनेटली बढ़ाएगा। वर्तमान में इंडियन एयरफोर्स को आप सबको मालूम है कि 42 स्क्वाड्रन्स की सख्त जरूरत है। अभी केवल 30 और 31 स्क्वाड्रन जो है वो एक्टिव है। स्क्वाड्रन्स का गैप काफी हद तक इससे भरा जा सकता है। इवन दोस्तों भारत अपनी एयर डिफेंस की जरूरतों के लिए विदेशों पर निर्भरता भी घटा पाएगा। अगर ये डिलीवरी समय पर होती है तो इंडियन एयरफोर्स को 2035 तक एक मजबूत, आधुनिक और आत्मनिर्भर ताकत बना सकती है।
वहीं दोस्तों रशिया की जो R-37 मिसाइल है, जिसे लेकर बीच में बातें भी आई थी, ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो कि भारतीय सुखोई 30 MKI पर लग सकती है और इससे भारत को दुश्मनों के ऊपर एक बड़ी एज मिल सकती है। और R-37 में दोस्तों जेटिसनेबल रॉकेट बूस्टर लगा है, जिसके जरिए इसकी रेंज 300 से 400 किलोमीटर तक हो जाती है और इसकी जो स्पीड है वो मैक्स 6 तक है। हालांकि भारत को अब इस मिसाइल पर विचार भी करना होगा क्योंकि इसका एक और पहलू सामने है। दरअसल दोस्तों इस मिसाइल का जो एक्सपोर्ट वेरिएंट है RVVBD, ये काफी कमजोर माना जाता है। इसकी रेंज 200 किलोमीटर है और स्पीड मैक 2 है। ऐसे में दोस्तों भारत को असली R-37 मिसाइल पर चर्चा करनी चाहिए, यानी कि भारत को रशिया से इसका एक्चुअल जो वेरिएंट है वो लेना चाहिए, उसकी डिमांड करनी चाहिए। इवन दोस्तों भारत के पास अस्त्र मार्क 1 और मार्क 2 जैसी मिसाइल टेक्नोलॉजी मौजूद है और अगर समय पर हमें रिसोर्सेस मिल जाते हैं तो हम लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल भी बना सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मौजूदा सुरक्षा हालातों को देखते हुए हमें तेजी से फैसला भी लेना है, आप सब जानते हैं, क्योंकि टेंशन ऑलरेडी बढ़ी हुई है। यहाँ पर दोस्तों जब तक हमारी स्वदेशी मिसाइलें तैयार नहीं हो जाती हैं तो R-37 जैसे मिसाइल का इंटीग्रेशन इंडियन एयरफोर्स की ताकत को बढ़ाएगा। यानी कि भारत को इस वक्त अपने Su-30 MKI जैसे एयरक्राफ्ट को लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस करने की सख्त जरूरत है, चाहे वो हम टेम्परेरी तौर पर रशियन R-37 को रिकमेंड करें या फिर जल्द से जल्द अपनी स्वदेशी मिसाइल को तैयार कर सकें। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि हम भारत के साथ प्लान ऑफ एक्शन की तैयारी करने जा रहे हैं, जो कि निकट भविष्य में पूरी कर ली जाएगी। हालांकि इसके बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं आई है कि उनका प्लान ऑफ एक्शन आखिर है क्या, लेकिन इतना आप समझ सकते हैं कि ये बयान रशिया के जो राष्ट्रपति ने दिया है वो भारत और रशिया संबंधों को और मजबूत कर सकता है। हालांकि जहां तक मुझे लगता है कि भारत की और भी मजबूत साझेदारी रशिया के साथ हो सकती है, जैसे कि ब्रह्मोस और अन्य जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर दोनों देशों के बीच और सहयोग हो सकता है। न्यूक्लियर पावर और ऑयल गैस को लेकर दोनों के बीच में बड़ी डील्स हो सकती हैं। इवन ट्रेड को लेकर भी बातचीत हो सकती है। काफ़ी सारी चीज़ें जो प्लान ऑफ एक्शन में हो सकती हैं। यहाँ पर आपने एक चीज़ देखी होगी कि रशिया खुद ही अब वेस्टर्न कंट्री से अपनी दूरी बना रहा है और अब वो एशिया की तरफ बढ़ रहा है और भारत इस स्ट्रैटेजिक बदलाव में उसका एक विश्वसनीय सहयोगी बनकर भी उभरा है। दोनों देश पहले से ब्रह्मोस मिसाइलों पर काम कर रहे हैं, परमाणु ऊर्जा पर काम कर रहे हैं और इवन स्पेस मिशनों में भी मिलकर ही काम कर रहे हैं। यही नहीं, ब्रिक्स और SCO जैसे जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर भी भारत और रशिया का गठजोड़ काफी मजबूत होता जा रहा है। भारत को अब ऐसे वक्त में अपने सच्चे दोस्त पर और ज्यादा विश्वास करना चाहिए। रशिया दशकों से भारत के साथ खड़ा रहा है। यहाँ पर अमेरिका जैसा देश जो बार बार भारत को धोखा देता है, चाहे वो पाकिस्तान को हथियार देना हो या फिर चीन के साथ काफी नरमी बरतना हो, यानी कि यहाँ पर अब गुट निरपेक्षता वाला जो युग है वो खत्म हो चुका है। समय आ गया है कि भारत को क्लियर और मजबूत अपनी रणनीतिक साझेदारी बनानी पड़ेगी। ऐसे में रशिया एक भरोसेमंद ऑप्शन भारत के पास है। दोस्तों हाल ही में ईरान की मिसाइलों ने इजराइल में बड़ी तबाही मचाई। इवन अब तो ये सवाल उठने लगे हैं कि भैया आपका आयरन डोम जो है वो कमजोर हो चुका है, क्योंकि ईरान की मिसाइलों ने कई बार इजरायली शहरों पर हमला किया और आयरन डोम को चकमा देकर ही अपने टारगेट पर पहुंच गई। हालांकि यहाँ पर इजरायली जनरल ने एक बड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि आयरन डोम पर अब ज्यादा प्रेशर आ चुका है, लेकिन तब भी वो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। सिर्फ आयरन डोम ही नहीं बल्कि एरो 3 जैसा एडवांस स्पेस बेस्ड डिफेंस सिस्टम भी मिसाइलों को रोक रहा है। एरो 3 की सफलता का जो रेट है वो 90% से ज्यादा है। इवन उन्होंने कहा कि कोई भी डिफेंस सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। अगर कोई मिसाइल बच जाती है तो दूसरा लेयर वाला डिफेंस सिस्टम उसे रोकने की कोशिश करता है। इजराइल का एयर डिफेंस मल्टी लेयर्ड है। साथ ही उन्होंने कहा कि इजराइल का जवाबी हमला भी हुआ है, जिसमें कि ईरान की 40% से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर तबाह हो गए, जिससे कि ईरान की हमले की ताकत कमजोर हुई, वरना वो और भी ज्यादा मिसाइलें दाग सकता था। यहाँ पे उन्होंने कहा कि हाँ, कुछ मिसाइलों ने आयरन डोम को जरूर पार कर दिया, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सिस्टम फेल हो गया। युद्ध में हर सिस्टम की अपनी लिमिटेशंस होती हैं और भारी हमलों के बीच इजराइल ने ज्यादातर मिसाइलों को रोका। और ऐसे में दोस्तों एयर डिफेंस सिस्टम्स को और ज्यादा आधुनिक और तेज बनाना सभी देशों की जरूरत बन गया है। तो फिलहाल इतने बजे के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।